हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलिए शुरू करते हैं पेपर 23 का पार्ट बी। पहला प्रश्न, चिनूक कौन से क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली पवन है? यूएसए, सहारा मरुस्थल, मिस्र या ऑस्ट्रेलिया? तो चिनूक पवनें यूएसए में प्रवाहित होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। तो चिनूक कहाँ पे प्रवाहित होती है? यूएसए में। वहीं सिराको नाम की जो पवन है, क्या पवन का नाम है? सिराको। और ये कहाँ प्रवाहित होती है? ये सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होती है। और मिस्र में चलने वाली स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? खमसीन कहते हैं। खमसीन नाम की स्थानीय पवन मिस्र देश में चलती है। वहीं ब्रिक फिल्डर यानी ऑस्ट्रेलिया के जो फिल्डर है ना, वो शानदार फिल्डर है, इसलिए ब्रिक फिल्डर नाम की जो हवा है वो कहाँ चलती है? वो ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चलती है। शुष्कता से संबंधित पर्यावरणीय समस्या है, यानी इनमें से कौन सी समस्या है जो शुष्कता से संबंधित है? जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, जल प्रदूषण या हरित गृह प्रभाव? तो शुष्कता से संबंधित कौन सी समस्या होगी? तो ऑब्वियसली कौन सी समस्या होगी? जो मरुस्थलीकरण है ना, वो शुष्कता से संबंधित है। बाकी ये सारी समस्याएं पर्यावरणीय समस्याएं हैं, लेकिन शुष्कता से जिसका संबंध है वो है मरुस्थलीकरण। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैव विविधता का ह्रास क्यों होता है? वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण, पशुओं का अनाधिकार शिकार के कारण, उनका अवैध व्यापार के कारण, या इन सारे ही कारणों से जैव विविधता का ह्रास होता है? तो आंसर क्या है? इन सभी कारणों से। कौन कौन से कारण है? ये कारण है वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होगी तो उससे भी जैव विविधता को ह्रास होगा। बिल्कुल होगा, सही बात है। इससे जीव जंतु का भी ह्रास होगा, जो वनस्पति है उसका भी ह्रास होगा। फिर पशुओं का अनाधिकार शिकार, पशुओं का अनाधिकार शिकार करेंगे जो दुर्लभ प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी, है ना। और उनका अवैध व्यापार, यानी पशुओं को अगर उनके इन सेटू जो उनका रेजिडेंस है, मूलतः वहां से हटा के कहीं दूसरी जगह लेके जाएंगे तो क्या होगा? इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा कि वो पशु या वो जीव जंतु उस पर्टिकुलर क्षेत्र के आदी होते नहीं है, और वहां जाने से वो मतलब वहां पे अपने आप को सर्वाइवल नहीं रख पाते, तो उनकी वो ब्रीड खत्म होने का ह्रास होता है, संभावना होती है। तो जैव विविधता का ह्रास स्वाभाविक है। तो ये सारे कारण किसके हैं? ये जैव विविधता में कमी लाने के कारण हो सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाब-अल मंदेब जल संधि निम्न में से किन दो सागरों को जोड़ती है? यानी जो बाब-अल मंदेब जल संधि है वो कौन से दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और ओमान की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी, या फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी जो बाब-अल मंदेब जल संधि है ना, कौन सी? बाब-अल मंदेब। तो इसको आप बाब से याद रखो, बाब-अल से याद रखो। बाब-अल जल संधि ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। किससे? लाल सागर को अदन की खाड़ी से। बाब-अल मंदेब, लाल सागर, अदन की खाड़ी, ठीक है। और ये अलग किन देशों को करती है? तो यमन है ना, इसको जिबूती से अलग करती है। कौन सी जल संधि? बाब-अल मंदेब जल संधि। निम्न में से कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? यानी इनमें से कौन सा महाद्वीप है जो सबसे छोटा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या एशिया? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी एशिया तो सबसे बड़ा महाद्वीप है ही, तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, वो सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा कौन सा है? यूरोप। यूरोप से बड़ा अंटार्कटिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर अफ्रीका और फिर एशिया। यानी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया सबसे बड़ा है। उसके बाद अफ्रीका आता है, अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका आता है, फिर नॉर्दर्न अमेरिका आता है, उसके बाद में अंटार्कटिका आता है, उसके बाद में यूरोप आता है, और सबसे लास्ट में कौन सा महाद्वीप आता है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? यानी छोटा सागर कौन सा है, महासागर नहीं। तो अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक या दक्षिण चीन? तो इनमें से सबसे छोटा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर है ना, वो सबसे छोटा है, महासागर नहीं, सागर मान के चलो इसे। तो क्योंकि कारण क्या है इसका? जो अटलांटिक महासागर है इसका क्षेत्रफल कितना है? 829,63,800 वर्ग किलोमीटर। वही हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना है? 734 लाख। उसके बाद में आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल 140 लाख है, और दक्षिण चीन सागर का क्षेत्रफल कितना है? दक्षिण चीन सागर का क्षेत्रफल है लगभग 35 लाख, यानी भारत के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है दक्षिण चीन का सागर का क्षेत्रफल। तो यूं कह सकते हैं सबसे छोटा सागर कौन सा इनमें से? तो दक्षिण चीन है ना, सबसे छोटा है। बाकी तो ये महासागर है,
लेकिन दक्षिण चीन सागर क्या है, ये एक सागर ही है मात्र, ना कि महासागर, ये प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डोल्ड्रम बेल्ट स्थित है, जो डोल्ड्रम पेटी है ना वो कहाँ स्थित है, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों के समीप। तो डोल्ड्रम कहाँ स्थित है, तो डोल्ड्रम है वो भूमध्य रेखा के पास में स्थित है। जैसे हमारी पृथ्वी ये भूमध्य रेखा, तो इसके आसपास वाला जो एरिया है ना, इसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है। क्षैतिज वायु धाराओं के अभाव के कारण इस क्षेत्र में पवनें शांत होती है, इसलिए इसे डोल्ड्रम या शांत पवन पेटी कहते हैं। डोल्ड्रम का तात्पर्य क्या होता है कि शांत पवन पेटी डोल्ड्रम कहलाती है, और ये भूमध्य रेखा के क्षेत्र में होता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाएंगे, शिलोंग के पठार पर, प्रायद्वीपीय भारत पर, शिवालिक श्रेणी पर या अरावली पर्वतमाला पर। इसका आंसर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन वो प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। कहाँ पे, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग प्रायद्वीपीय पठार पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है, यानी इन नदियों में से कौन सी गोदावरी की सहायक है, पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा या सारी गोदावरी की सहायक है। तो इसका आंसर है ये सारी ही गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, क्योंकि पेनगंगा भी गोदावरी की सहायक नदी है, वैनगंगा भी है, और वर्धा नदी भी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। निम्न में से किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, यानी इन पार्टियों में से कौन सी पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी या शिरोमणि अकाली दल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो शिरोमणि अकाली दल है ये सिर्फ राज्य पार्टी है, और किस राज्य की, पंजाब की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी जो शरद पवार वाली पार्टी है ना, वो भी क्या है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है, और कम्युनिस्ट पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है। इस प्रकार ये तीन पार्टियां तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में। कब हुई थी, 1920 में। सॉरी 1920 में शिरोमणि अकाली दल की स्थापना हुई थी, सुखबीर सिंह बादल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी आजादी से पहले शिरोमणि अकाली दल की स्थापना हो चुकी थी। उस पल्लता दर्रा किसके मध्य स्थित है, उस पल्लता नाम का दर्रा है वो किन के मध्य है, चिली और अर्जेंटीना, किरथर और सुलेमान, लेह और खरदुंगला या फिर लाहौल या स्पीति। इसका आंसर है चिली और अर्जेंटीना के मध्य दर्रा है। कौन सा, उस दर्रे का नाम है उस पल्लता दर्रा। उस पल्लता दर्रा चिली और अर्जेंटीना के मध्य स्थित है, यानी दक्षिणी अमेरिका का दर्रा है ना। कौन सा दर्रा, उस पल्लता दर्रा। और खारदुंगला दर्रा कहां पे है, तो भारत में है, और ये लेह वाले क्षेत्र में अवस्थित है। मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता, मानसून है ना किनसे प्रभावित नहीं होता, ITCZ का विस्थापन, भूमि व सागरीय भागों का भिन्न भिन्न दर्रों में गर्म होना, भूमि जेट स्ट्रीम का विस्थापन या नार्वेस्टर। तो मानसून है ना वो किस कारण से प्रभावित नहीं होता, तो ITCZ से तो होता है, भूमि और सागरीय भागों का भिन्न भिन्न दरों से गर्म होना, यानी भूमि पहले गर्म हो जाती है, पहले ठंडी हो जाती है, सागर लेट गर्म होता है, लेट ठंडा होता है, तो ये भी कारण है मानसून की उत्पत्ति का। और पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी कारण है, लेकिन नार्वेस्टर नहीं है। क्या नहीं है, नार्वेस्टर मानसून की उत्पत्ति का कारण नहीं है। नार्वेस्टर है क्या, तो नार्वेस्टर वाकई न्यूजीलैंड के अंदर उच्च पर्वत होते हैं, जो ऊंचाई वाले पर्वत, वहां से उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है, यानी न्यूजीलैंड में पर्वतों से उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा नॉर्वेस्टर। यानी नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है, तो नॉर्वेस्टर चलती है अपने न्यूजीलैंड में। कहाँ पे, न्यूजीलैंड में चलती है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं, वित्तीय समावेशन की, गरीबी निवारण और मानव जीवन गुणवत्ता में सुधार की समस्या, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की समस्या, ये सभी। तो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये सारी ही प्रमुख चुनौतियां हैं। कौन कौन सी है, देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन की तो बिल्कुल है ही है ना। और जो मोदी साहब की जनधन योजना आई थी, इस योजना के माध्यम से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है या जो समस्या थी कि भारत में जो आम आदमी है उसकी पहुंच बैंकों तक नहीं है, लेकिन इस समस्या के इस योजना के माध्यम से इस समस्या को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। फिर दूसरा है गरीबी निवारण और मानव जीवन गुणवत्ता में सुधार की समस्या, यह भी भारतीय इकोनॉमी के सामने समस्या है। बढ़ते भ्रष्टाचार की समस्या भी है, यानी भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहे हैं।
तो ये भी भारतीय इकोनॉमी के सामने बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सारी ही समस्या भारतीय इकोनॉमी के सामने वर्तमान में मुंह बाए खड़ी हुई है। भारत की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है? गंगा, गंडक, हुगली या कोसी? तो भारत की सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी माना गया है हुगली नदी को। किस नदी को? जो हुगली नदी है, जो अपने कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में बहती है। कहाँ पे बहती है? पश्चिम बंगाल में बहती है और फरक्का बांध बना हुआ है इसी पे। और कोसी नदी ये भी बिहार का शोक कही जाती है और ये बिहार में बहती है मुख्यतः। कहाँ पे? बिहार राज्य में। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे? यानी इनमें से कौन थे जो प्रधानमंत्री थे और उस समय राज्यसभा के सदन के नेता नहीं थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, मनमोहन सिंह, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल? तो इसका आंसर है जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे ना। कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये प्रधानमंत्री थे, उस समय राज्यसभा में सदन के नेता नहीं थे। किस प्रकार? क्योंकि प्रधानमंत्री कब बने थे? 1989 से 1990 के बीच में, और राज्यसभा में इनका कार्यकाल सदन के नेता के तौर पे 1984 से 87 के बीच में था। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि ये सदन के नेता नहीं थे जब वो प्रधानमंत्री बने थे। बाकी मनमोहन सिंह जी सदन के नेता रहे हैं, एच डी देवगौड़ा भी राज्यसभा में सदन के नेता रहे हैं, और इंद्र कुमार गुजराल भी सदन के नेता रहे हैं। और सदन के नेता के साथ साथ ये राज्यसभा के भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। यानी राज्यसभा में सदन के नेता प्लस भारत के प्रधानमंत्री भी उस पीरियड में रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को? तो राष्ट्रपति साहब अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करते हैं? तो ये प्रेषित करते हैं उपराष्ट्रपति साहब को। यानी राष्ट्रपति साहब अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को। तो इस प्रकार राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति साहब को सौंपते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधी प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो आर्टिकल नंबर 56 है ना, उसमें राष्ट्रपति साहब के कार्यकाल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भारत की प्रस्तावना में उसे अंगीकार किए जाने की क्या तारीख दी गई है ना? तो भारत की प्रस्तावना में तारीख कौन सी है जब इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था? तो तिथि कौन सी थी? तो ऑब्वियसली वो कब, कौन सी तिथि थी? 26/11/1949, जिसे अब संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 26/11/1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्मार्पित किया गया था। यानी भारत की जनता ने अपने संविधान को अपने आप को ही आत्मार्पित कर लिया था। पूर्व का लंदन किस शहर को कहा जाता है? यानी कौन सा शहर है जिसे पूर्व का लंदन कहा जाता है? कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु या मुंबई? तो पूर्व का लंदन कौन से शहर को कहते हैं? तो जो कोलकाता शहर है, कौन सा शहर? कोलकाता शहर, गलियों का शहर। इस शहर को पूर्व का लंदन के नाम से भी जाना जाता है। और हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है, और कोलकाता भारत का एक प्रमुख बंदरगाह शहर भी है। तो इसी कारण इसे पूर्व का लंदन कहा जाता है। और अंग्रेजों को तो कलकत्ता बहुत ज़्यादा रास आ गया था। यानी अंग्रेजों ने अपनी जो शुरुआती कैपिटल बनाई थी वो कलकत्ता को ही बनाई थी। बाद में 1911 में जाके उन्होंने कैपिटल कहाँ ट्रांसफ़र करी थी? दिल्ली में ट्रांसफ़र करी थी। 1912 में करी घोषणा, 1911 में करी। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के शासन के मामलों और विधायन के प्रस्तावों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? यानी राष्ट्रपति साहब है ना, वो प्रधानमंत्री साहब से कह सकते हैं कि जो विधायन और शासन के मामले है ना, वो किस प्रकार आप चला रहे हो उसके बारे में मुझे अवगत कराओ। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 78, 78 नंबर के अनुच्छेद के माध्यम से राष्ट्रपति साहब प्रधानमंत्री साहब से ये कह सकते हैं कि जो शासन के मामले और विधायन संबंधी प्रस्ताव है ना, उनके बारे में टाइम टू टाइम मुझे सूचित किया जाए। अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति निर्देशक तत्वों का भाग है? यानी गोवध निषेध संविधान में उल्लेखित है? बिल्कुल है। कौन से अनुच्छेद में है? तो ये नीति निर्देशक तत्वों वाले भाग में है, यानी भाग 4 में है। लेकिन आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 48, यानी 48 नंबर का जो आर्टिकल है ना, वो किससे संबंधित है? गोवध का निषेध से संबंधित है। अच्छा, 47 नंबर किससे संबंधित है? तो पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने का राज्य का कर्तव्य होगा, इस प्रकार 47 में लिखा हुआ है। यानी पोषाहार और जीवन स्तर को उठाना, ये आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है। ठीक है। और 49 में क्या लिखा है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रावधान आर्टिकल 49 में दे रखा है। यानी हम कहते हैं ना कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है इनको नुकसान मत पहुंचाओ, है ना। तो उसका जो मूल भावना कहाँ से है? तो ये
आर्टिकल 49 से नीति निर्देशक तत्वों से है, तो राज्य का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, स्थान है और वस्तुएं हैं उनका संरक्षण किया जाए। और 48 क में क्या कहा गया है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा, ये आर्टिकल 48 क में की कही गई है। किस में कही गई है, 48 क में। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना वो 48 का ही है। इसमें क्या कहा गया है कि पर्यावरण के संरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं, उसके संवर्धन संबंधी प्रावधान किए गए हैं और वन और वन्य जीवों की रक्षा संबंधी प्रावधान 48 क में किए गए हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस भारतीय अधिनियम के तहत भारत द्वैध शासन की स्थापना की गई, यानी भारत में द्वैध शासन की स्थापना ना कौन से अधिनियम से की गई, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1922, भारत शासन अधिनियम 1921 या 20। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था ना, कौन सा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। और इसमें दो भागों में विभाजित कर दिए गए थे, एक तो आरक्षित विषय और दूसरे कौन से थे, हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय पे तो कौन, गवर्नर जनरल, और हस्तांतरित विषय जो कार्यकारिणी परिषद थी, काउंसिल थी, वो इस पे कानून बना सकती थी। तो इस प्रकार के प्रावधान कौन से अधिनियम में किए गए, 1919 के अनुच्छेद अधिनियम में ये प्रावधान किए गए थे। भारतीय संविधान के किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है, नागरिकों के कर्तव्य को कौन से संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया था, 42वें, 43वें, 44वें, 45वें। तो आर्टिकल 42 यानी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। बाद में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य भी ऐड कर दिया गया। जो मूल कर्तव्य ऐड किए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे इनको मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। निम्न में से सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा सही नहीं है, भिलाई मध्य प्रदेश, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला ओडिशा या दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो भिलाई है ना वो मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ पे है, ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। जमशेदपुर कहाँ पे, झारखंड में है, ही बिल्कुल सही है। राउरकेला कहाँ पे, ओडिशा में, बिल्कुल सही है। और दुर्गापुर कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में है। तो राउरकेला किसकी मदद से, तो ये जर्मनी की मदद से, और दुर्गापुर वाला किसकी मदद से, ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया गया था। निम्न में से किसने कहा या किसने मत दिया कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव या संघर्ष में वृद्धि होगी। यानी ये साहब कह रहे हैं कि 21वीं सदी आएगी ना तो विश्व की व्यवस्था में तनाव भी होगा और संघर्ष की स्थिति भी होगी। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारात्मक, राजनीतिक और आर्थिक नहीं होगा। कैसा होगा, वो सांस्कृतिक होगा। ये किसने कहा, सैमुअल हटिंगटन द्वारा, फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा, बराक ओबामा या रोनाल्ड रीगन। तो सैमुअल हटिंगटन साहब है, कौन, सैमुअल हटिंगटन साहब। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 21वीं शताब्दी में जो विश्व व्यवस्था में तनाव और संघर्ष की स्थिति तो होगी, लेकिन इसका कारण कोई विचारात्मक, राजनीतिक नहीं होगा, नहीं आर्थिक होगा, बल्कि क्या कारण होगा, ये सांस्कृतिक कारण होगा। ये कौन कह रहे हैं, सैमुअल हटिंगटन साहब कह रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, हटिंगटन साहब ने किताब लिखी, किताब को भी देख लेते हैं। इन्होंने क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन, क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन यानी सिविलाइजेशंस का क्लेश नाम की किताब लिखी है। किसने, सैमुअल हटिंगटन साहब ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, यानी इनमें से कौन सी है जो भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। प्रकृति पर अधिक निर्भरता बिल्कुल है, उत्पादकता का निम्न स्तर, ये भी कहीं ना कहीं सही है। फसलों की विविधता, ये भी सही बात है। बड़े खेतों की प्रधानता, ये गलत है। भारत में ना बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है, बल्कि लघु और सीमांत खेतों की प्रधानता है। बड़े जोत भारत में बहुत कम है, यानी सबसे कम बड़े जोत ही है, अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भी। बाकी प्रकृति पर अधिक निर्भरता बिल्कुल सही है, बारिश पर निर्भर है, उत्पादकता का निम्न स्तर और फसलों में विविधता भी यहाँ पे पाई जाती है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी नहीं है भारतीय कृषि की विशेषता, तो बड़े खेतों की प्रधानता ना होकर यहाँ पे लघु और सीमांत खेतों की प्रधानता है। भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, कहाँ पे, विष्णुप्रयाग में, देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी भागीरथी नदी अलकनंदा नदी जहाँ पे मिलती है तो वो कौन सा प्रयाग है,
वो है देवप्रयाग। कौन सा है? देवप्रयाग है। और भागीरथी नदी को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी नदी को ही किरात नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के नाम से? किरात नदी के नाम से भागीरथी नदी को जाना जाता है, यानी भागीरथी नदी का ये उपनाम है। किस संगठक को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा गया है? M1, M2, M3, M7। तो इसका आंसर होगा M3, यानी इनमें से M3 है ना, उसे क्या कहा गया है? विस्तृत मुद्रा। और संकुचित मुद्रा M1, M2 को संकुचित मुद्रा कहा गया है, M3 को विस्तृत मुद्रा कहा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? नींद, भूख, विश्राम या आदत? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो आदत है वो जन्मजात प्रेरक नहीं है, बल्कि ये अर्जित प्रेरक है। आदत क्या है? अर्जित प्रेरक है। भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 में कौन सी फसल की फसलों के लिए एमएसपी की वृद्धि की घोषणा की है? यानी खरीफ की कौन सी फसलें हैं जिनके लिए एमएसपी की घोषणा की है 2021-22 में भारत सरकार ने? अरहर, मूंगफली, उड़द ये सारे, तो इन सारी ही फसलों के लिए 2021-22 जो खरीफ की फसलें उनके लिए एमएसपी में वृद्धि की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई? साइकोलॉजी शब्द कहाँ से आया? लैटिन भाषा से, संस्कृत से, फ्रेंच से या ग्रीक से? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी साइकोलॉजी कहाँ से आया? साइकोलॉजी आया लैटिन भाषा से। किससे? लैटिन भाषा से आया। और ये दो शब्दों से बना है, एक का नाम है साइकी और दूसरे का है लोगोस। साइकी का अर्थ होता है क्या? आत्मा। साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा। और लोगोस का मतलब अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या बनता है इस प्रकार? आत्मा का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई? जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी औपचारिक आधारशिला कब रखी गई? 90 में, 1892 में, 1889, 1879? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1889 में। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला 1889 में रखी गई। और किसके द्वारा रखी गई? तो स्टैनले हॉल साहब है। क्या नाम है? हॉल साहब है। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की स्थापना में प्रमुख योगदान दिया और 1889 में इसकी औपचारिक शुरुआत की गई थी। शेषावस्था की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी है जो शेषावस्था की विशेषता नहीं है? मानसिक शारीरिक विकास की तीव्रता, बिल्कुल सही बात है। मानसिक विकास की तीव्रता, बिल्कुल इस समय मानसिक विकास भी होता है। दूसरों पर निर्भरता, ये भी सही है, लेकिन नैतिकता का होना है ये गलत है। यानी जो शेषावस्था में टाबर होता है, बच्चा होता है, वो नैतिकता नहीं होती उसमें, है ना। बाकी शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है और दूसरों पर इस समय वो निर्भर रहता ही है, लेकिन नैतिकता उसमें नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अप्रत्यक्ष पत्र समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रायोज्य के लिए किया जाता है? यानी कौन सी पथ है अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग? तो ये किसके लिए किया जाता है? तो ये प्रौढ़ के लिए किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा का उपयोग प्रौढ़ शिक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बालक की मूल प्रवृत्तियों का, अनुशासन का, अधिगम क्रियाओं का, या इन सभी का? तो इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान में बालक की मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है, सही बात है। अनुशासन का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही बात है। अधिगम क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही बात है। इस प्रकार ये सारी सही बात है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा कि सारी ही सही बात है। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान के में किसका अध्ययन किया जाता है? बालक की मूल प्रवृत्तियां, अनुशासन और अधिगम क्रियाओं का। आत्मनिष्ठ संगठन प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? आत्मनिष्ठ संगठन प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? वोकफील्ड, दुल्बिंग, मेंडलर या मिलर? इसका आंसर है ऑप्शन बी। आत्मनिष्ठ संगठन प्रविधि का जो प्रतिपादन है वो दुल्बिंग द्वारा किया गया। किसके द्वारा? दुल्बिंग द्वारा। ऑप्शन बी। किसके विचार से अधिगम पुनर्बलन पर आधारित नहीं है? यानी ये साहब कहते हैं कि अधिगम है वो पुनर्बलन पर आधारित नहीं है। हल, गुथरी, थॉर्नडाइक या पावलोव? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। जो गुथरी है ना, गुथरी क्या कहते हैं? गुथरी कहते हैं कि जो अधिगम है वो पुनर्बलन पर आधारित नहीं है। तो ये कौन कहते हैं? ये गुथरी कहते हैं। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की शक्ति। यह कथन किसका है? हल का, गुथरी का, थॉर्नडाइक या टर्मन का? तो ये कथन है टर्मन साहब का। यानी टर्मन साहब क्या कहते हैं? टर्मन साहब कह रहे हैं बुद्धि है ना, बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की शक्ति। बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की शक्ति है, ये टर्मन साहब कह रहे हैं। थॉमसन द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया गया? थॉमसन साहब ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? कर्मिक महत्व का प्रतिदर्श, त्रिआयामी, द्विकारक। तो थॉमसन साहब है एक, इन्होंने बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन से सिद्धांत का? प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? थॉमसन साहब द्वारा। थॉमसन साहब है, इन्होंने प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा अनुभव और प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। बालकों की सोच है ना, वो अमूर्त की अपेक्षा अनुभव और प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष या जन्म से 2 साल तक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें सोच है ना वो अमूर्त की अपेक्षा कैसी होती है? अनुभव और प्रत्यय पर आधारित। यानी बाकी तो नॉर्मली सोच क्या होती है? अमूर्त होती है, लेकिन जब 7 से 12 साल का टाबर होता है ना, उसमें अनुभव और प्रत्ययों से सोच की अवस्था होती है ना, मतलब अनुभव और प्रत्ययों से ज्यादा सीखता है बच्चा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्यक्तित्व मापक की प्रक्षेपण विधियां नीचे दिए गए किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियां नीचे दिए गए कौन से सिद्धांत से संबंधित है? मानवतावादी, मनोविश्लेषक, व्यवहारवादी या संज्ञानात्मक? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मनोविश्लेषक। यानी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियां है ना वो मनोविश्लेषण से संबंधित है। किससे? मनोविश्लेषण से। अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? प्रत्यक्षात्मक रक्षा, प्रत्यक्षज्ञानात्मक रक्षा युक्तियां, या फिर रक्षा अवरोध। यानी गलती अपनी और दोषी दूसरे को ठहराना हो तो ये क्या होती है प्रवृत्ति? इनको रक्षा युक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षा युक्तियां कहा जाता है। वाक्य पूर्ति परीक्षण 1 क्या है? प्रक्षेपणीय परीक्षण है, अंशतः प्रक्षेपणीय परीक्षण है, प्रश्नावली या आविष्कारक है? तो वाक्य पूर्ति परीक्षण क्या है? तो ये एक प्रक्षेपणीय परीक्षण है। क्या है? प्रक्षेपणीय परीक्षण है। टाइप्स ऑफ मैन, ये किताब है, किताब का नाम है टाइप्स ऑफ मैन। ये किसने लिखी है? स्प्रिंगर ने, आइजैक ने, अल्पोर्ट ने या फ्राइड ने? तो टाइप्स ऑफ मैन किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी है स्प्रिंगर साहब ने। स्प्रिंगर साहब कौन सी किताब लिखते हैं? मैन के प्रकार बताते हैं। कौन बताते हैं? स्प्रिंगर साहब। टाइप्स ऑफ मैन, स्प्रिंगर। निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय शेल्फ सागर है? यानी इनमें से कौन सा महाद्वीपीय शेल्फ सागर है? अरब सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी सागर या लाल सागर? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो भूमध्य सागर है इसे महाद्वीपीय शेल्फ सागर माना गया है। ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अमोनिया, सल्फर या ऑक्सीजन? तो ओजोन परत के नष्ट होने का प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो CFC है ना, क्या? CFC, वो ओजोन परत के क्षय का सबसे प्रमुख कारण है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दूसरे पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नैरोबी, हेलसिंकी, जोहान्सबर्ग या लंदन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जोहान्सबर्ग है ना, वहां पे दूसरे पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये दक्षिणी अफ्रीका में है। ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका देश है वहां जोहान्सबर्ग नाम की जगह है, वहां पे दूसरा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? रियो ग्रांडे, यूकान, सेंट लॉरेंस या मिसिसिपी मिसोरी? तो इसका आंसर है जो मिसिसिपी मिसोरी है ना, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि इसकी लंबाई 6240 किलोमीटर है। कितनी है? 6240 किलोमीटर है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़, कोंकण, मालाबार या कोरोमंडल? तो कौन सा तट भाग नहीं है भारत के पश्चिमी तट का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कोरोमंडल तट है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है, क्योंकि जो काठियावाड़ तट है वो गुजरात वाले क्षेत्र में पश्चिमी साइड में है, बिल्कुल है। कोंकण तट गोवा वाले, मालाबार वाले नीचे कर्नाटक, और फिर कोरोमंडल तट तमिलनाडु और इधर वाला क्षेत्र है। तो इस कारण ये पूरी तट का भाग है, ना कि पश्चिमी तट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? तो जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार, केरल, कन्याकुमारी, लक्षद्वीप? तो इसका आंसर है जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या सरदार पटेल? तो हमें पता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर, और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। फिर अगली बैठक 11 दिसंबर में जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। इनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार आज की वीडियो को हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है। बाकी 25 दिसंबर जैसे आपकी सेकंड ग्रेड कंप्लीट होगी, कंप्लीट होते ही हम एक मिशन को कंप्लीट कर चुके होंगे और दूसरे मिशन के लिए लग जाएंगे। यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक
छोड़ेंगे नहीं, तो लगे रहो।